नमस्कार। आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं पंडित हृदय नारायण झा जी। स्वागत करते हैं आपका पंडित हृदय नारायण झा जी। ये अभी पूरे देश में 5 राज्यों का जो चुनाव चल रहा है जी, तो आपसे साहित्यिक चर्चा और सांस्कृतिक चर्चा कई बार हो चुका जी। इस बार हमारी इच्छा है कि कुछ राजनीतिक चर्चा हो जाए आपके साथ। आपने कई पार्टियों के लिए गीत लिखे हैं जी। कई नेताओं को देखा है, कई नेताओं के चाल चरित्र को देखकर आपका मन भी क्रोधित होता है तो इसलिए आज आपसे हम इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए जी उपस्थित हैं। जो वर्तमान सिनेरियो है पॉलिटिक्स का, जी, आप जिस क्षेत्र में हैं, पटना साहिब के अंतर्गत बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र है, जी 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 जी, जिसमें अभी कुछ दिनों के बाद चुनाव भी आने वाला है। ये सीट खाली हो चुकी है। तो यहाँ जो अभी तक आपने देखा है, यहाँ के जो विधायक रहे हैं, जो अब किसी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो इस क्षेत्र की मेन समस्या आपको क्या दिखाई दी? देखिए, समस्या की बात आप जब करेंगे तो जैसे अभी आप कहे कि साहित्य से राजनीति का क्या लगाव है, बहुत गहरा लगाव है। मैं ये समझता हूँ कि राजनीति, चूँकि लोक सेवा और त्याग के लिए हमारे पूर्वजों ने राजनीति बनाई, और लोक सेवा और त्याग ये दोनों साहित्य का विषय है। और जब इस दोनों भावना से अनुप्राणित होइएगा तो आप बांकीपुर की बात किए, बांकीपुर में हम जैसे, हमारे जैसा व्यक्ति यदि सोचेगा तो एक बच्चा जो है, जो कल होकर के भावी पीढ़ी बनेगा, युवा पीढ़ी बनेगा, उसकी चिंता से लेकर के युवा पीढ़ी की चिंता, समुदाय की चिंता, ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। वहाँ के जो हमारी नारी शक्ति है, बेटी है, बहु, आज तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का भी नारा है, तो बेटी को भी शामिल कीजिए। तो हम साहित्यिक हैं, इसलिए सांस्कृतिक भाव पहले आता है। तो पहला भाव ये आता है कि क्षेत्र का लोक सेवा और त्याग की भावना से आपका बच्चा के लिए, युवा के लिए, बेटियों के लिए, बहुओं के लिए और समुदाय के लिए, समुदाय से मतलब तात्पर्य जो हो गया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और उसके साथ जो विभिन्न जातियों के लोग रह रहे हैं, ये 4-5 चीज़ मैंने कहा, ये चारों पांचों चीज के लिए जनप्रतिनिधि का कुछ कर्तव्य है। लेकिन वर्तमान जो स्थितियां हैं, हाँ, पार्टियां कोई भी हो, हाँ, आजकल राजनीति अनुकंपा पे चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर पिता नेता है तो बेटा भी नेता बनेगा। हाँ, और एक जाति के लोगों का वर्चस्व होगा। तो जब तक व्यक्ति, जाति, पार्टी और व्यक्ति के ऊपर केंद्रित रहेगा, बंधुआ मजदूरी करेगा, तब तक किसी का विकास होगा क्या? विकास की बात आप करते हैं, देखिए तब तक स्थिति ये रहेगी कि आप परिचयहीन राजनीति को ही अपना सकते हैं। आप कैडर वोट से जीत सकते हैं, लेकिन कैडर वोट से जीत करके आप राजनीतिक चरित्र नहीं हो सकते हैं, राजनेता का चरित्र धारण नहीं कर सकते हैं। आप गठबंधन में जा सकते हैं, सत्ता का सुख भोग सकते हैं, भोगिए जितना भोगना है, लेकिन आप एक नेता के रूप में जो जनता को, जिस काम के लिए नेता होता है, वो जनता का हित ना आप कर पाइएगा, ना उसके लिए आप जाने जाइएगा। लेकिन इन परिस्थितियों के लिए आचार्य चाणक्य ने कहा था जी, उस समय के मगध को लेकर उन्होंने कहा था कि मगध की दुर्दशा के लिए
जितने जिम्मेवार दुर्जन मनुष्य हैं उससे ज्यादा सज्जनों की निष्क्रियता है। बिल्कुल, ये तो एकदम सही बात है। इसीलिए मुझे, अब चूंकि मैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी जुड़ा हुआ हूँ, चाणक्य नीति से थोड़ा मेरा संबंध रहा है, पंचतंत्र से भी मेरा थोड़ा संबंध रहा है, बादशाहन के रूप में जो उन्होंने काम सूत्र का ये दिया उससे भी मेरा संबंध रहा है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ये बात कचोटती है कि जो मैं गलत देख रहा हूँ वो कितना बड़ा आदमी है, किस रूप में बड़ा है, ये मुझे दिखाई ही नहीं देता है। मुझे वो वैचारिक रूप से बहुत छोटा दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि नहीं, यहाँ चुप रहना पाप है, यहाँ बोलना चाहिए। नहीं तो जब आप राजनीति की बात कीजिएगा जी, तो राजनीति में आने के लिए लोग तैयार नहीं होंगे। हाँ। आज की परिस्थितियों में सभी लोगों को लगता है कि शिवाजी तो पैदा होने चाहिए लेकिन हमारे घर में नहीं, बगल वाले के घर में। हाँ, भगत सिंह होने चाहिए लेकिन बगल वाले के घर में। बिल्कुल। तो ये मानसिकता जब तक जनता के अंदर होगी तो क्या कोई राष्ट्र, कोई राज्य या कोई क्षेत्र प्रगति करेगा? कभी नहीं करेगा। देखिए पटना का ही, पाटलिपुत्र का अभी मैंने क्या कहा कि विश्व को जिस पाटलिपुत्र ने दिशा दिखाई, शिक्षा में, संस्कार में, शौर्य में, पराक्रम में, आज वो कहीं नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा है उसका। तो ये जो जागरूक हैं, जो शिक्षित लोग हैं, क्या वो नहीं समझ रहे हैं? वो बिल्कुल समझ रहे हैं कि एक समय में यहाँ विश्व के लोग आते थे उस दर्शन करने के लिए, वैसे लोगों का। आज यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे देखने के लिए बाहर के लोग आए। लेकिन जब अगर क्वालिफाइड पर्सन चुनाव में आता है जो हाईली एजुकेटेड हो या सोशल एक्टिविस्ट हो, तो उसको चुनाव में वोट कितना मिलता है? 1500 में सिमट जाता है। तो और जो अंगूठा छाप है वो तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंच जाता है। हाँ, तो ये देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि ये, इसमें हम जनता का दोष इसलिए भी नहीं देते हैं कि अभी तक जो मैं देखता रहा हूँ स्थिति यही है, कहीं पर 20, 25, 50 जितने भी कैंडिडेट खड़ा हो जाएं, जनता को ये महसूस कराना आवश्यक है कि आपके कल्याण के लिए जो कोई आ रहा है उम्मीदवार, वो कितना सुयोग्य है, वो आपको समझना चाहिए। आज न कल ये मान के चलिए कि जनता को एहसास कराना होगा कि आप जिस धारा में बह रहे हैं वो महान घातक है। किसके लिए? आपके लिए भले ही जो हो, आपके बच्चों के लिए घातक है, आपके समाज के लिए घातक है। अब एक उदाहरण मैं आपको कहता हूँ। अभी मैं 5 चीज़ कहा, बच्चा, नौजवान, ये आप देखते होंगे कि विदेशों में, ये तो शहर है, अब बांकीपुर का बात करें तो बांकीपुर तो पूरा टाउनशिप है, VIP एरिया सब है इसमें। कहीं आप देख रहे हैं आफ्टर स्कूल एजुकेशन सेंटर, एक से एक दिमाग वाले लोग हैं यहाँ। विदेशों में ऐसा है। जितने बच्चे पढ़ते हैं आजकल बढ़िया बढ़िया स्कूल में, सभी बच्चों के माता पिता कामकाजी हैं, ज़्यादातर बच्चों के माता पिता कामकाजी हैं। सबको अपने नौकरी से फुर्सत निकाल करके बच्चों को स्कूल से लाने के लिए जाना पड़ता है। विदेशों में ऐसी व्यवस्था है कहीं कहीं कि आफ्टर स्कूल एजुकेशन सेंटर है। जापान सब में, शायद जापान में भी है, कोरिया में भी है। आफ्टर स्कूल एजुकेशन, स्कूल ख़त्म हुआ, वहाँ से सीधे बच्चे पहुँच जाते हैं आफ्टर स्कूल एजुकेशन सेंटर में। वहाँ पर में होमवर्क से लेकर के सारी व्यवस्था है उनके लिए। अब एक ही बार शाम में अपने घर जाएंगे, माता पिता ड्यूटी से निकलते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं। वहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था भी है, ले जाने आने की, वाहन की भी व्यवस्था होती है। तो हम बात करते हैं पटना शहर है तो यहाँ भी होना चाहिए। नौजवान के लिए आपके पास कोई योजना नहीं है। आपके यहाँ जो चोरी हो रही है, डाका हो रही है, छिनतई हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, रेप हो रहा है, ये चीज़ हो रहा है, इसके लिए सिर्फ पुलिस जिम्मेवार है, जनप्रतिनिधि नहीं जिम्मेवार है। जनप्रतिनिधि यदि अपने क्षेत्र में एक ऐसा सेंटर रखे जिसमें एक दिन वो एक चर्चा करे, परिचर्चा करे, इस पर में एक वातावरण बनाया जाए, तो क्या उस क्षेत्र में ऐसा होगा? कभी नहीं होगा। लेकिन जनप्रतिनिधि का हालत यह है कि सिर्फ एक दिन उन्हें जनता दिखाई देती है। हाँ। वो वोट के समय, उसके बाद फिर जनता कौन है जानते नहीं हैं। हाँ, तो ये यही दुर्भाग्य है। इसके लिए सबसे पहले कैडर वोट से ऊपर उठना होगा जनता को। हाँ, अब कैडर वोट है, ठीक है,
लेकिन सामने में यदि कोई सुयोग्य आया तो यह आप मान के चलिए कि अवश्य में वह भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम। यदि हम आज गलत करके गलत वोट दे देंगे कैडर के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो हम जिस समाज में रह रहे हैं वो सभी जाति सभी धर्म का लोग है, लेकिन अपना वोट तो हम धर्म के जाति के नाम पर दे दिए। उससे सार्वजनिक कल्याण प्रभावित होगा। सार्वजनिक कल्याण प्रभावित होगा तो यह भी एक तरह का पाप है। आपके माध्यम से कुछ गलत आदमी चला आया प्रतिनिधि बन के, प्रतिनिधि बनने योग्य नहीं है, उससे समाज के सभी वर्ग को फायदा नहीं हुआ। वो किसी कारण वो भी जातिवादी या अपना कैडर वोट से यदि प्रभावित होकर के चुनाव जीतता है तो उसकी दृष्टि कहाँ रहेगी? कैडर वोट पर रहेगी ना। तो कैडर वोट के अलावा जनता तो कट गई, वो तो पहले से कटी हुई थी, अब और भी कट गई उसके नज़र में, प्रतिनिधि के नज़र में, तो उसके साथ अन्याय होगा। तो ये जो है आज न कल, अब देखिएगा समय बदलेगा, निश्चित रूप से बदलेगा, और ये लोग मान जाएंगे कि आखिर कब तक हम अयोग्य राजनीति को झेलेंगे, अकुशल राजनीति को झेलेंगे, अनुकंपा की राजनीति को झेलेंगे। ये अभी यही हो रहा है। होना ये चाहिए कि हमारे राजेंद्र प्रसाद हमारे गौरव थे, देश रत्न थे। गांधी जी के कहे जाते हैं कि सबसे करीबी जो फॉलोअर थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उनके समय में जितने भी थे उस समय के सभी उनके गांधी जी के फॉलोअर थे। मान लीजिए सशक्त राजनीति, प्रखर राजनीति करने वाले लोग यहाँ बिहार में हुए, जिसका नेशनल लीडर कई हुए बिहार में, नाम लेना कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों हुए? सीनियर जूनियर को पैदा करता था। पता चले कि ये इनका पैदाइश है, ये इनके सानिध्य में रह के राजनीति को सीखा है। आज देखिए किसी का हिंदू मुस्लिम के से थोड़ा ऊपर उठ के सोचिए, आज ममता बनर्जी देश के राजनीति के पुरुषार्थ लोगों को याद करा दिया। हम एक राज्य के नेता की बात नहीं करते हैं, संपूर्ण भारतवर्ष के नेताओं के पुरुषार्थ को चुनौती दे दी है ममता बनर्जी कि यदि पुरुषार्थी नेता हो तो पुरुषार्थ दिखा के कुछ पैदा करो ना। मैं तो नारी शक्ति हो के 25 नारी पैदा कर दिए, अपने जैसा बोलने वाली, अपने जैसा रहने वाली, अपने जैसा जीने वाली, अपने जैसा जवाब देने वाली, अपने जैसा स्वाध्यायी पैदा करके दिखाओ। गाली देने से होगा? ये तो ममता बनर्जी दिखा दी। तो आज देखिए, हमको हमारी परंपरा रही है कि यदि समाज में मेरा दुश्मन भी कोई है, वो बेहतर कुछ कर रहा है, तो मुझे परोक्ष में नतमस्तक होना चाहिए उसके प्रति, वो समाज को फायदा देगा। लेकिन अभी की जो परिस्थितियां हैं जी, इसमें कोई भी नेता नहीं चाहता है कि हमारा कार्यकर्ता बढ़े। बिल्कुल, उसे डर है कि कहीं कल को हमारी सत्ता छिन न जाए तो हम कार्यकर्ता को क्यों बढ़ाएंगे। अब इस बात पर आप आ जाइए, ये बिहार के लिए विलोम है। क्यों? मेरे जो आध्यात्मिक गुरु थे, योग के गुरु थे, उनको एक बार मेरे चर्चा में कह दिया कि अहाँ का लगे या जो हम अहाँ का शिष्य बन सके जी। कहने शिष्य क्या बना, वहाँ शिष्य बनने का परंपरा नहीं चाहिए गुरु का। गुरु बनाते हैं, गुरु शिष्य नहीं बनाते हैं। उनका कहना था कि गुरु बनाता है, गुरु शिष्य नहीं बनाता है। क्यों? वो समझता है कि मैं सब दिन के लिए नहीं हूँ। मैं जब इस परंपरा में अब संन्यास लूँगा तो मेरा कर्णधार यही होगा, यही लेके इसको आगे बढ़ेगा, फिर ये किसी को देगा तो वो उसको लेके आगे बढ़ेगा। तो शिष्य की बात कहाँ आई? तो यहाँ जो राजनेता हैं उनको ये सोचना क्या, उनको ये समझना चाहिए कि मैं एक राजनीति के स्कूल का, मैं एक आज आचार्य हूँ। यदि मुख्यमंत्री हूँ तो भी आचार्य हूँ, अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ तो भी आचार्य हूँ, सुप्रीमो हूँ तो भी आचार्य हूँ। तो आचार्य हूँ, मेरे जो पार्टी के लोग हैं मेरे आचार्य कुल के बच्चे हैं, इनमें एको हम बहुश्यामा हो जाए। जैसा मैं हूँ, मेरा कोई कार्यकर्ता कहीं खड़ा हो तो उसको उसमें मेरी छवि दिखे जनता को। ये राजनीति का मतलब है ना। आज जो राजनीति हो रही है इसको राजनीति नहीं कहा जाता है। मजा क्या राजनीति है? हमको मिला हुआ है पावर, हमको गाड़ी मिला हुआ है, हमको
बंगला मिला हुआ है, ऐसा हम कर रहे हैं, तुम रोड पर चल रहे हो, तुम्हारी क्या औकात है, इस तरह की राजनीति। नहीं तो आज के दिन में पार्टियां जो समझती है, कार्यकर्ताओं का जन्म ही हुआ है झंडा ढोने के लिए। दुखद है। वो जीवन भर झंडा ढोएंगे। बिल्कुल। और जब चुनाव का समय आएगा, कैंडिडेट उतारने का समय आएगा, तो जो जितना पैसा देगा उसको टिकट मिल जाएगा, किसी भी तरह से कहीं से कोई टपक जाता है उसको मिल जाता उसको है, टिकट मिल जाता है। तो ये क्या उन कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। कार्यकर्ता का वही ना कहे, कार्यकर्ता पर में तो मार पर मार है। कार्यकर्ता राजनीति में यदि कार्यकर्ता को लीजिएगा तो राजनीति में कार्यकर्ता की स्थिति बहुत खराब है और दुखद है। भविष्य अंधकार है कार्यकर्ता का कि मेरा क्या होगा। नहीं तो वैसे कार्यकर्ताओं को चाहिए सोचने के लिए ना, हाँ, कि हम बिल्कुल सोचना वैसे पार्टियों का झंडा क्यों ढो रहे हैं जहां मेरा वजूद ही नहीं है, मेरा सम्मान नहीं है। आत्मसम्मान को बेचकर राजनीति करना ये भी एक तरह से पाप है। बिल्कुल पाप है। अब देखिए, बहुत सी बातें होती है, मुझे लोग कहते हैं कि आप उनसे क्यों नहीं मिले, आपका 6 साल से आप रिटायर किए, आपका वेतन का लाभ नहीं मिला, आप कहते हैं कि कोई दोष भी नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्यों नहीं मिला, फलाने नेता से मिलिए, उनसे मिलिए, उनसे मिलिए। मैं नहीं मिल पाता हूँ। क्यों? मुझे मालूम है कि वो मेरी सुनेंगे नहीं ना। जहाँ मैं गया भी वहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। अरे भाजपा के ही उप मुख्यमंत्री लोग थे, उप मुख्यमंत्री तक गई मेरी बात, लेकिन उनके सामने में यदि वो ये समझेंगे तब ना कि ये आदमी आया है, कि जानवर आया है, कि असामान्य आदमी आया है, कि अपवाद आया है, ये राज्य हित का आदमी है कि स्वार्थ हित का आदमी है। जब थोड़ा सा भी विवेक कीजिएगा तब ना। आपके विवेक में यही है कि पावर मेरे पास है, पॉलिटिक्स मेरे पास है, गाड़ी बंगला फोर्स मेरे पास है, ये तो कुछ है ही नहीं, हटाओ, काम खत्म करो। तो ये राजनीति जो चल रही है वो विनाशकारी है, ये मान के चलिए आप। मैं भोग सत्ता का गाड़ी काफिला कितना आपके साथ चलता है वो आप भूल जाइए। कल बीमार पड़िएगा तो आपका कोई काफिला आपके साथ नहीं रहेगा। कल जब अपने जमीर को आप आंख बंद करके रात में सोते समय सोचिएगा कि जिस राजनीति ने मुझे इतना सुख सुविधा दिया है मैं उसको क्या दे रहा हूँ, तो एकांत में रोना पड़ेगा आपको। लेकिन मेरे जैसा आदमी को देखिए, हम नहीं कुछ भी है तो वो नहीं रोएगा। क्यों नहीं रोएगा? वो ये मान के चलता है कि एको हम बहुत श्यामा। यदि पूर्व हमको गुरु ने योग सिखाया, अध्यात्म का ज्ञान दिया, किसी गुरुत्व वाला कोई गुण दिया, तो मेरी भावना है कि जहाँ भी हो मैं देता जाऊँ। दे दिया, दे दिया। मैं चिंता थी कि हंसासन, गरुड़ासन, गर्भासन, शीर्षासन, विपरीत करनी मुद्रा हमारे गुरु ने सिखाया, मैं इसको लेके कहीं दुनिया से न चला जाऊं, तो वेद विद्यालय के बच्चों को सिखा दिया। तो कुछ ही को सिखाया, कुछ तो सिखा दिया, तो दे दिया। तो ये राजनीति में लाना ही जरूरी है, लेकिन वो तभी ला पाएंगे जब उनको अपने चाणक्य का स्वाभिमान होगा। नहीं तो अच्छे लोग इतना दूर भागते क्यों हैं? राजनीति में आने के लिए हम तो इतने सालों से प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे लोग राजनीति में आए। कई लोगों का मैंने साक्षात्कार लगाया, कई लोगों को बाकायदा पॉलिटिकल सेमिनार किया। अच्छे लोगों को राजनीति में आने में एक प्रॉब्लम तो ये है कि आज राजनीति हो गई है करोड़ों करोड़ वाली राजनीति, अर्थतंत्र हो गया है। तो करोड़ों खर्च करने वाला लाख, जिसका लाख हजार खर्च करने की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन वो सब तरह से सक्षम है, वो कल्पना ही नहीं कर सकता है राजनीति करने का। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि जो व्यक्ति करोड़ों खर्च कर चुनाव लड़ेगा, चुनाव जीतेगा, तो राजनीति कहाँ कर रहा है? वो तो व्यापार कर रहा है। तो व्यापार ही आज हो रहा है ना। आज तो राजनीति एक धंधा बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो राजनीति है वो बन गया ही, पूरा का पूरा राजनीति धंधा ही है, और उसी रूप में लोग आ रहे हैं। देखिए, एक भी जो राजनीति के लिए जो हमारे पूर्वजों ने मानदंड, मान बिंदु स्थापित किए कि ये पॉलिटिकल पर्सन का, ये लीडर का फिटनेस होना चाहिए, लीडर का ये फिजिकल फिटनेस होगा, ये मेंटल फिटनेस होगा, ये रीजनिंग, ये फिटनेस का जो होगा उसका क्या कहते हैं इमोशनल फिटनेस होगा, ये उसका फिटनेस मैंने थॉट का फिटनेस होगा, वैचारिक
फिटनेस जिसको कहिए आप, तो ये सब यदि आप देखिएगा तो आपके यहाँ वैसे फिर तो कोई नेता नहीं है। यहाँ समीकरण पर नेता बनते हैं, समीकरण पर उम्मीदवार बनते हैं। तो समीकरण पर नेता उम्मीदवार यदि बनाइएगा तो वैसा ही ना फसल काटिएगा। अभी कैबिनेट बना तो समीकरण से बना, अभी कैबिनेट बनेगा तो समीकरण से बनेगा। सुयोग्य तो आप चुन नहीं रहे हैं ना, योग्यता का कद्र कहाँ है? बिल्कुल। अब ये सब जान रहा है कि यहाँ पर हम तो 36 साल से पटना रेडियो के आर्टिस्ट हैं। और भगवती ने देखिए डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय लिखे। भगवान ने मुझे 4 अध्याय से जोड़ के धरती पर भेजा। लेकिन आप यकीन मानिए कि मैं किसी भी नेताओं की दृष्टि में 0 के बराबर हूँ। किसी भी ऐसे व्यक्ति के जो समाज के लिए खुद को जिम्मेवार कहता है, वो राजनीतिक क्षेत्र का हो चाहे धर्म के क्षेत्र का हो, सब पर अर्थ का ही भूत सवार है। वो समझता है कि चूंकि अर्थ इनके पास नहीं है तो ये कुछ भी बोले, कुछ भी करे, कितना भी तपस्या कर ले, ये किसी काम का नहीं। तो आप जरा थोड़ा सा रामायण काल में चलें। रामायण का लंका कांड का प्रसंग याद कीजिए, जिसमें विभीषण ने कहा था रावण रथी बिरथी रघुवीरा। तो राम ने क्या जवाब दिया था? राम ने जो जवाब दिया था, उसी रथ पर हम लोग सवार हैं यथाशक्ति। मैं नहीं कहता हूं कि मैं पूरा लेके चल रहा हूं, लेकिन वो जो कहे थे उसमें तो मैं चल रहा हूं। सौरज धीरज द्विरथ चाका, सत्यशील ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोड़े, ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना, दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा, अमल अचल मन त्रोण समाना, शम यम नियम सिली मुख नाना, कवचा भेद्य विप्र गुरु पूजा, तेहि सम विजय उपाय न दूजा। तो ये तो ध्रुव विश्वास है मुझे भगवान प्रभु श्री राम के प्रति कि उन्होंने जो कहा इसका यथासंभव जीवन में रहना चाहिए। देखिए आप, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यही यम नियम है जिसके लिए भगवान कहते हैं कि इससे युक्त हो जाओ। बिना इससे युक्त कोई पुरुष राजनेता बन ही नहीं सकता है, नेतृत्वकर्ता बन ही नहीं सकता है। लेकिन आज इसकी चर्चा कहीं कर दीजिए तो ये जब धर्म की स्थापना करनी है, हाँ, धर्म की स्थापना के लिए राजनीति करनी है, हाँ, तो ये सब गुणों को धारण तो करना ही पड़ेगा। ये सब तो गुणों आप रावण के रथ की तरफ क्यों देख रहे हैं? मैं नहीं देख रहा हूं। मैं तो चाहता हूं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। और तो अगर आपको मौका मिले राजनीति में आने को, हाँ, और कहीं से चुनाव लड़ने को, हाँ, तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे अगर राजनीतिक दल भी धर्म पे आधारित हो? बिल्कुल, इसलिए कि धर्म तो सबका है ना। धर्म के बिना कोई एक एक जनता का धर्म होता है। अब मुझे विश्वास है कि जो मुझे आग्रह करेंगे वो मुझे जानते होंगे कि जो आदमी 36 वर्ष की पत्रकारिता में किसी पार्टी का नहीं हुआ, किसी संगठन का नहीं हुआ, किसी वाद का नहीं हुआ, किसी पक्ष का नहीं हुआ, हम तो समझे तो ऑलरेडी हम नेतृत्व करता तो 30 साल से मैं हूँ ऑलरेडी अपने जनता जनार्दन का। अकेला मैं पत्रकार हूँ इस शहर में जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन सभी के स्थान में जाके मैंने रिपोर्टिंग की है 8 वर्षों तक लगातार, 97 से 2005 तक। तो सारे जो मंदिर के पुजारी हैं वो भी जानते हैं, मस्जिद के जो इमाम साहब हैं वो भी जानते हैं, मुअज्जिन जो आजान देते हैं वो भी जानते हैं, फादर जो टेस्टामेंट पढ़ते हैं वो भी जानते हैं, भिक्षु है वो भी जानते हैं, और जैन मंदिर के भी लोग जानते हैं, ज्ञानी जी जो हैं गुरुद्वारा के जत्थेदार वो भी जानते हैं। तो हम तो सबके बीच में हैं। तो हम तो चाहेंगे कि भगवान ने मुझे अवसर दिया कि मैं सबके बीच गया, सबको देखता हूँ। इसीलिए मैं कहा ना, बच्चा का मैं बात क्यों कहा, नौजवान की बात क्यों कहा। मैं दुखित हो जाता हूँ कि मैं प्रतिनिधि हूँ और मेरे सामने में कोई बच्चा गलत कर लिया, वो जेल चला गया। क्यों गया? इसलिए गया कि मैंने उसे समझाया नहीं। समुदाय में कोई ऐसा सेंटर नहीं बनाया जहाँ उसका काउंसलिंग होता, जहाँ उसको ट्रेनिंग दी जाती, वहाँ उसको कोई गलत करने से रोकता। तो आज उसके साथ ये नहीं होता, आज उसके माता पिता नहीं रोते घर में। तो मन तो कचोटता है,
इच्छा भी होती है कि हम जाएं, लेकिन मजबूरी है। अब हम तो इलेक्शन में खड़ा होंगे तो कैसे होंगे, हम नॉमिनेशन कहाँ से करेंगे, हम घूमेंगे क्या, हम कैसे प्रचार करेंगे। अब इस सब बात को यदि कोई स्वीकार कर लेगा कि आप इसकी चिंता छोड़िए, लड़ना है तो लड़ना तो है। पहले कई नेता ऐसे हुए हैं, हाँ यहाँ तक कि यहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे हैं जी, कर्पूरी ठाकुर जी, हाँ वो भी अर्थहीन थे, हाँ तो क्या वो चुनाव नहीं जीते थे? बिल्कुल। तो कर्पूरी ठाकुर जी का जो बात करते हैं तो उनको मैं आदर्श मानता हूँ, इसलिए कि मेरे मामा गांव के वो थे और हम बचपन में जाते थे तो उनके घर हो करके गुजर के मामा जी हमको ले जाते थे, ये कर्पूरी जी के घर है देखो, तो हमको मालूम है वो, तो हम तो आदर्श मानते हैं। हमारे गांव से भी खड़ा हुए थे कर्पूरी ठाकुर जी फुलपरास से एक बार, तो मेरे लिए तो बहुत आदर्श हैं वो। तो हम ऐसे आदर्शों को मैं मान करके, और मेरे जैसा आदमी यदि राजनीति करेगा तो जैसा ही करेगा, जैसा मैं आज हूँ वैसा प्रतिनिधि बन के भी मैं रहूँगा। अच्छा, प्रतिनिधि बनना मेरे लिए, यदि मेरे जैसा कोई व्यक्ति प्रतिनिधि बनना चाहे और बने तो क्या समझते हैं, अपने लिए काम करेगा? कभी नहीं करेगा। जो 65 वर्ष तक अपने लिए काम नहीं किया, वो 66वें वर्ष में कहा जाएगा राजनीति में अपने लिए काम करने, रही कृत्य करने की बात। नहीं, बदलाव के लिए तो जरूरी है ना। बदलाव के लिए मन कचोटता है ना, चूंकि मैं जाऊं तो कम से कम दुख इस बात का भी होता है कि आज हमारे बिहार का कोई लीडर ऐसा नहीं है जो भारत के किसी दूसरे राज्य में जाए तो वो गौरवान्वित हो जाए उस चरित्र को देख करके कि क्या बिहार के चाणक्य की धरती का यह बेटा आया। ये होना चाहिए। कभी थे कांग्रेस के राज में, यहाँ से 5-5, 7-7 नेशनल लेवल के लीडर हुआ करते थे, आज नहीं है। लेकिन जबकि ऐसे ज्ञान गुण धर्म वाले ऐसे नेतृत्व करता हैं जो लेकिन आपके सामने में नहीं है। लेकिन पहले जो कांग्रेस के समय की बात आप करते हैं तो कांग्रेस के एक भी मुख्यमंत्री हाँ ऐसा नहीं रहे हैं कि वो आईएएस से कम जानकारी रखते हों। हाँ, ये तो वही तो कर रहे हैं। लेकिन आज के दिनों में जो भी नेता है, क्या उसकी क्वालिटी है कि वो आईएएस को चला सके? सबसे बड़ी चीज तो हम कहते हैं, हमारे परिवार में हमारे ममिया ससुर थे, लोकेश नाथ झा से शिक्षा मंत्री थे। कल डेलीगेट आ रहा है कोई मिलने के लिए, कहते फोन लगाइए। उसमें में कोई मुखोपाध्याय थे, आईएएस थे शिक्षा विभाग के, बुलाइए, उनको बुलाइए। आईएएस को फोन जाता था, आईएएस आते थे मिलने के लिए गयापुर में। आज तो मैं किसी के यहाँ नहीं देखता हूँ, ये सब सिस्टम नहीं रह गया है। जानकारी की बात करें ना, उस पर में आते थे आईएएस, तो उससे डिस्कस करते थे, एक्ट ये कहता है, लॉ ये कहता है, इसमें जो संसाधन है वो ये कहता है, इसमें क्या कीजिएगा बोलिए, कल जवाब देना है। इतनी जानकारी रखते थे पहले के हमारे नेता लोग। आज किसी को एक्ट का मालूम नहीं है कि हम जिस विभाग में है उस विभाग की जानकारी कौन कितना मन रखता है, कौन मंत्री। आज तो लोगों को इतिहास का भी नॉलेज नहीं है जी, जिसको पता ही नहीं है कि अशोक और गौतम बुद्ध कब हुए थे। हाँ, सबसे तो अनर्थ हो गया, जोगी जी गए बंगाल में बोल दिए, सुभाष चंद्र बोस का डायलॉग बोल दिए कि विवेकानंद बोले थे। कितना हास्यास्पद हो गया चीज। नहीं तो विवेकानंद बंगाल के थे, योगी जी बंगाल के नहीं हैं, लेकिन बिहार का अगर कोई नेता ये कहता है कि गौतम बुद्ध और अशोक दोनों एक समय के थे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता है। तो वैसे वैसे नेता लोग यहाँ सर्वे सर्वा बन जाते हैं, तो जनता का क्या भला करेंगे? वो उनमें एक ही चीज, एक चेतना यदि उनमें आ जाए, जनभक्ति, राज्य भक्ति, राष्ट्र भक्ति आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चला सकते हैं। क्योंकि सम्राट अकबर, मुगल सम्राट अकबर जो थे वो तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन 9 रत्न अपने दरबार में रखे थे। लेकिन यदि राजा की जानकारी कम हो और उसके मन में हो जाए आत्मक प्रमाण उन्नद्धा, जो मैं कह रहा हूँ वही प्रमाण है, दूसरा प्रमाण हो नहीं सकता, फिर वहाँ पर राजा पिछड़ता है। तो वर्तमान समय में तो यही स्थिति है। वर्तमान में अभी इसलिए नहीं कहना, अभी जल्दबाजी होगा कहना, क्योंकि अभी तो हमारे राज्य के नए नहीं राज्य की बात नहीं कर रहे हैं हम, देश की बात कर रहे हैं। हाँ, देश की, अभी देश में स्थिति यही है। देश की स्थिति तो यही है, देश की स्थिति यही है। आप केवल सब्जबाग दिखाकर
लोगों पे शासन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आपके अगेंस्ट में कोई बोलता है, नहीं, उसमें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरा का पूरा फेल हो गए हैं। यदि लोग आज बोल रहा है कि प्रधानमंत्री फेल हो गए हैं तो हो गए हैं, तो हो गए हैं, वो हैं फेल, ये तो मानेंगे हम। इसलिए कि देखिए 2015 10 11 साल हो गया, 26 ना, 14 से आए हैं, 11 साल। यूएनओ में जिस समय प्रधानमंत्री जी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्थापित किया, उस दिन सबसे ज़्यादा लगता है कि इस देश में खुशी मुझे हुई होगी। क्यों? मैं पारंपरिक मौलिक योग परंपरा का संवाहक हूँ। मुझे गुरु ने कहा कि कभी अपनी मौलिक परंपरा को नहीं छोड़ना, इसी लाइन पर रहना तुम। हम उसके अनुशासन में थे, तो मेरा हौसला बढ़ा कि अब इस देश में फिर से विश्व गुरुओं की परंपरा आगे आएगी। लेकिन 15 साल बीत गया। एक दिन साल में मोदी जी किसी के सामने, किसी गुरु के सामने योग अभ्यास कर लेते हैं, वो भी का जो आयुष मंत्रालय द्वारा बनाया गया है। प्रामाणिक चीज नहीं है वो इसलिए प्रामाणिक नहीं है कि योग जो है, एक तो योग अष्टांग योग है, तो योग अष्टांग योग है। योग जो आप दिखा रहे हैं 21 जून को जो आप करवाते हैं, उसको योग नहीं कहा गया। वो योग के नाम पे कसरत है, कसरत है। और योग जो आपने किया, आपने जिस योग को यूएनओ ने मान्यता देकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, वो योग है जो हमारे पूर्वजों ने विश्व समुदाय के लिए समान रूप से उपयोगी बना करके प्रतिपादित किया। आप अपने देश में अभी तक उसको चरितार्थ नहीं कर पाए हैं कि हमारा योग जो है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन सबके लिए समान रूप से एक उपयोगी धर्म हमारे पूर्वजों ने बनाया, जिस पर सभी का सहमति था, कोई भेद नहीं था। वह था योग धर्म, क्योंकि उसका सीधा कनेक्शन फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस और कलेक्टिव थिंकिंग से था, कलेक्टिव एफर्ट से था। अब देखिए गांव में श्रमदान जो होता था वो किसका देन है? वही तो योग भावना है, वही तो युक्त भावना है। लेकिन प्रधानमंत्री उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए एकदम चुपचाप बैठ गए। दूसरा चीज, गीता के प्रति यदि आप श्रद्धावान नहीं थे तो विश्व में क्यों गीता बांटे? विश्व के जहां जहां विश्व में गए गीता तो बांट दिए। कभी कभी आपने कहा कि गीता जो है वो, उसमें ऐसी ताकत है जो व्यक्ति को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, व्यक्ति के विचार को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, तो जो फैमिली को ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है, सोसाइटी को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है, कंट्री को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अपने देश में कभी आपको गीता की चिंता हुई? मथुरा में भगवान कृष्ण के नाम पर इतना खर्च हो रहा है, इतने लोग जा रहे हैं, कोई ऐसा स्थान आपने डेवलप किया जहां ऐसा गारंटी होता कि 10 दिन का यदि कोई वर्कशॉप करेगा गीता का तो अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है? कर्म योग से, ध्यान योग से वो अपने जीवन को जो है सो भगवान की भक्ति में लगा सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? कोई चीज असंभव नहीं है। राकेश बाबू जी, आप सहमत हैं इस बात से कि नहीं? बिल्कुल। तो वहां उनकी गलती है। तो गीता में तो केवल कर्म ही नहीं, गीता में कर्म भी है, ध्यान भी एक चीज मैं और कहूंगा, बिहार के बारे में मोदी जी जो भी कहे, वो 16 आना यहाँ के लोगों के आंखों में धूल झोंकने वाला बात रहा। यहाँ आए, आप बताएं तो मोदी जी की कितने ज्ञानी गुणियों को आपने लिया, जिसमें आपको ये लगता कि आप बिहार के मैंने विरासतों के प्रति आप उदार हैं। दार्शनिकों की भूमि रही है यहाँ, ज्ञानियों की भूमि रही है, 6 विश्व गुरुओं की भूमि रही है यहाँ पर में। कभी आपके जुबान से निकला ये बात कि विश्व गुरुओं की धरती पर हम नेता यदि चुनते हैं तो कैसा नेता को चुने? बिहार का प्रतिनिधित्व तो किसके हाथ में दें? कभी आपने सोचा? और नहीं सोचा तो आपके पार्टी के लोग आपको कहेंगे आप जो हैं सो हैं, दूसरा कैसे मानेगा? यहाँ तो जीवन जो लगा दिया शिक्षा, संस्कार, संस्कृति के लिए, जो शहीद बनने के कगार पर चला गया, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। आप भी धक्का मार रहे हैं, आपके नेता भी धक्का मार रहे हैं। तो ये विनाशकारी राजनीति है, ये मान के चलिए आप। आज न कल जनता की जो भलाई सोचेगा उसको नींद नहीं आएगी, ये बात आप मान के चलिए। तो आज तो अर्थ में देखिए तो भी आर्थिक जगत का हालत देखिए तो भी देश की स्थिति क्या है।
राज्य की स्थिति क्या है। तो आप किसी को भी अगर प्रत्येक जनता स्वावलंबित हो जाए, बिल्कुल ठीक है। भाजपा के लोग जो कहते हैं कि हमने राम मंदिर बनवा दिया, तो क्या ऐसा आपको नहीं लगता? आप पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए, क्या किसी राजा ने मंदिर बनवाया? कभी नहीं। राजा का कर्तव्य मंदिर बनाना तो नहीं है। कभी नहीं, कभी नहीं। राजा का कर्तव्य होता है कि हर घर में मंदिर बने, ऐसा उपाय कर दें। बिल्कुल, मन मंदिर है ना, वही तुम कह रहे हैं, मन मंदिर है। हमारे पूर्वजों ने क्या किया? आज यदि आप नेता की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी की ही बात आप करते हैं, प्रधानमंत्री जी हमारे कभी सनातनी भेष में रहते हैं, कभी पुरोहित के भेष में रहते हैं, कभी आचार्य के भेष में रहते हैं, कभी साधक के भेष में रहते हैं। तो उनको इतना तो कम से कम एक कॉमन चीज़ तो उनके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि वैदिक ऋषियों ने जो चारों वेद में लिखा, उसका निचोड़ क्या है? एक वाक्य में उसका निचोड़ है कर्म यज्ञ, उपासना यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। उसको कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड कहा गया है। ये तो कहीं भी जाइएगा आपके साथ चलेगा, बोझा तो है नहीं कहीं रख दीजिएगा, आपके दिमाग से हट गया। कोई बताए कि चौथा कांड है चारों वेद मिला करके? ज्ञान कांड की स्थिति बिगड़ी हुई है, आपको ध्यान नहीं है। उपासना कांड की स्थिति बिगड़ने से न प्रेम है किसी को, न उपासना सही से, भक्ति सही से हो रही है। तभी भक्ति के नाम पर व्यभिचारी सब पकड़ा रहे हैं, तभी प्रेम के नाम पर में दुराचारी और अत्याचारी लोग पकड़ा रहे हैं। कर्मकांड में विकृति है, उसमें आप भ्रष्टाचार जो भी कहिए, ये सब चीज़ हो रहा है। भ्रष्टाचार अनाचार सब पनप रहा है कर्म दोष के कारण। और जब तक कर्म और उपासना आपकी सही नहीं है, तब तक कल्याण क्या कीजिएगा आप? तो इसके लिए तो एक ही चीज़ है, सभी के अंदर चारित्रिक पतन हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। आप चरित्र निर्माण का कार्य नहीं किए। हाँ, कहीं भी किसी विद्यालय में एक भी चैप्टर, चाहे वो एनसीईआरटी हो, सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, जी जी, क्या उसमें बच्चों को चरित्र निर्माण की शिक्षा दी जाती है? नहीं दी जाती है। अच्छा, सबसे ये तो है कि आप सरकार हैं, आप इतना खर्च कर रहे हैं, आप इस भाव से सरकार कभी बनने की कोशिश करते हैं कि जितने बच्चे हैं वो हमारे राज्य के बच्चे, हमारे बच्चे हैं। हमारी जो एक एक जनता है, यदि उसका बच्चा सही नहीं निकलेगा, वो एक अपराध बोध से ग्रस्त बच्चा हो गया, 10 को अपराध बोध से ग्रस्त कर सकता है। तो वो उस समय के जो राजनीति करने वाले होंगे, उनके लिए समाज का सिरदर्द बनेगा। उसको हम आज कैसे सुधारें? जब तक ये फीलिंग आप नहीं रखिएगा नेतृत्व करता होकर के कि हमारे जनता में यदि अपराध बोध पनपने की स्थिति को समाप्त नहीं किया जाएगा, तो भविष्य के लिए सिर दर्द बनेगा, और भविष्य के लिए जो हमारी कुर्सी पर आएंगे वो हमको माफ़ नहीं करेंगे। नहीं तो आज तो राजनीति में सबसे बड़ी बात है, केवल एक चीज़ है कि हमें सुविधा मिले, पेंशन मिले, हमारा ही जय जयकार होता रहे, ना कोई कार्यकर्ता हमारे तक आए, ना कोई जनता हमारे तक आए। क्या कभी आपने देखा है कि जो भारत के अलावा किसी भी देश में किसी भी नेता को वेतन पेंशन सुविधा मिलता है? यही तो। अब यहाँ पर मैं यही हम कहेंगे कि जो आप यहाँ पर बिहार में सिस्टम बना हुआ है, ऐसा तो सब आदमी उसी उम्मीद में करता है कि एक बार बन गए तो जीवन भर खाते रहेंगे, जीते रहेंगे। तो ये देश पे बोझ नहीं है? बड़का बहुत बड़ा बोझ है। अब भाई यहाँ तो हम कहते हैं कि आप ममता बनर्जी को कितना भी गाली दे, कोई कुछ करे, लेकिन सत्य कभी झुठला नहीं सकता। ममता बनर्जी ने दिखा दिया कि तुम मुख्यमंत्री क्या होता है। देखो, हमको, हम 1 पैसा वेतन नहीं लेते हैं, हम सांसद का पेंशन नहीं लेते हैं, हम नेतृत्व करते हैं, किताब लिखते हैं, संगीत में काम करते हैं, गीत लिखते हैं। तो उनका नकल करने वाली दर्जनों पैदा हो गई। आज देखिए, आज जो उसके साथ कंधा से कंधा मिला करके दहाड़ रही है शेरनी के तरह, सब क्वालिफाइड है, सब राइटर है, सब वक्ता है, सब डांसर है, सब राइटर है।
तो जैसी राजा वैसी प्रजा, जैसा नेतृत्व करता होगा जिस पार्टी का, उस पार्टी में वैसे ही लोग पनपेंगे। और इसका प्रमाण तो ममता बनर्जी ने दे दिया। आज कितने इंटेलेक्चुअल उस पार्टी में हैं, तृणमूल कांग्रेस में। देश स्तर पर यदि राजनीतिक पार्टियों का ऐसा प्रतियोगिता होता, जैसे संगीत प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता होता है, यदि विश्व का यूएनओ ये प्रतियोगिता करता, भारतीय राजनीतिक पार्टी प्रतियोगिता, तो ममता बनर्जी के पार्टी को यूएनओ पुरस्कार देता। इतना क्वालिफाइड, सबसे ज़्यादा चुन चुन के क्वालिफाइड को उसने रखा है अपने पास में। किसी के मन में वो भावना है कि हमारा सक्सेसर जहाँ जाए झंडा मेरा लहराए बिहार का। आज कहता है ना कि बंगाल की शेरनी दिल्ली में दहाड़ती है, संसद को प्रभावित कर रही है। आपके बिहार के कितने वक्ता हैं जो बिहार वहाँ प्रभावित करते हैं, रेफरेंस से, ज्ञान से, विवेक से, साधना से, उपलब्धि से? कितने सांसद हैं? तो आज के दिन में चुनाव जो लड़ा जाता है सांसदों का या विधायकों का, वो तो ये मान के चलते हैं कि हम कुछ करें या ना करें, एक आदमी के नाम पे हम चुनाव जीत ही जाएंगे। बस हम कुछ नहीं भी करेंगे तो कोई हराने वाला पैदा नहीं लिया है, कोई पैदा नहीं लिया, यही स्थिति है। क्योंकि एक व्यक्ति के नाम पे हम चुनाव जीत जाएंगे। जी चलिए, आपका बहुत बहुत आभार। आपने अपना कीमती समय दिया, लोगों को जागरूक किया, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आप एक नए रूप में नजर आएंगे और आप भी राजनीति में आकर राजनेताओं को राजनीति का गुण सिखाएं, ऐसी हमारी इच्छा है। बहुत बहुत आभार आपका।